हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की मैराथन क्लास करेंगे, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी अभ्यास करते चलेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा सभी लोग, और इसको शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय से मिल सकें। इसके अलावा आप टारगेट सरकारी के यूपी पीसीएस, बीईओ, आरओ, एलटी ग्रेड, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, आरआरबी किसी भी परीक्षा की तैयारी से जुड़ना चाहते हैं हमारे पेड प्रोग्राम से, तो आप 8700739033 पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारी भूगोल की मैराथन का पहला टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे भारत की अवस्थिति ग्लोब पर क्या है और उसका विस्तार। तो इसमें हम लोग सबसे पहले थोड़ी सी चर्चा करेंगे भूगोल की उत्पत्ति और विकास पर। ग्लोब पर भारत की अवस्थिति क्या है, केंद्र शासित प्रदेशों को देखेंगे, भारत के राज्य और भारत के पड़ोसी देश और सीमा विवाद, चिकन नेक। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी हम भूगोल का अध्ययन शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम भारत की भौगोलिक अवस्थिति का अध्ययन करते हैं, यानी ग्लोब पर हमारी पृथ्वी पर भारत की अवस्थिति कहाँ है, भारत लोकेटेड कहाँ है। तो हम कैसे बताएंगे इसको? जब भी हमें किसी भी देश की किसी स्थान की अवस्थिति बतानी होती है तो हमें आवश्यकता होती है अक्षांशों की, हमें आवश्यकता होती है देशांतर रेखाओं के संदर्भ की। तो इसी की चर्चा करेंगे। सबसे पहले भूगोल को लेकर एक प्रश्न आता है कि भूगोल के जनक कौन हैं। तो सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग करने वाले ग्रीक लोग थे, और उन्हीं ग्रीक विद्वानों में थे एक इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, इसीलिए इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक या भूगोल का पिता या फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ से एक प्रश्न आया, भूगोल की उत्पत्ति सबसे पहले इरेटोस्थनीज ने की थी। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल ठीक है हमारा। प्री कैम्ब्रियन युग पृथ्वी के इतिहास के वर्गीकरण में सबसे लंबा युग रहा। तो ये कथन भी ठीक है, हमारे ये दोनों कथन ठीक है। भूगोल शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया? अभी अभी हमने देखा है इरेटोस्थनीज के द्वारा। इसी पर एक सवाल हो रहा है कि इरेटोस्थनीज ने दो अलग अलग स्थानों पर सूर्य की किरणों के कोण का उपयोग करके गणितीय रूप से पृथ्वी की परिधि को मापा था। निम्नलिखित में से वो दोनों जगहें कौन सी थी? तो एक तो साइनी थी और दूसरी अलेक्जेंडरिया। ठीक है, ये दोनों स्थान थे। ये प्रश्न कई बार पूछा हुआ है परीक्षा में। अब देखो, यहाँ पर जनकों के बारे में आप थोड़ा सा और भी देख सकते हैं, अलग अलग विषयों के जनक। जैसे भूगोल के जनक हुए इरेटोस्थनीज, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हुए एडम स्मिथ, आधुनिक रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री के फादर हुए एंटनी लेवेसियर। इसके अलावा इतिहास के हुए हेरोडोटस, जीव विज्ञान के हुए अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के हुए थियोफ्रेस्टस, और जंतु विज्ञान के हुए अरिस्टोटल। छोटा सा एक संक्षेप में हमने थोड़ा सा परिचय देख लिया भूगोल का। अब हम बात करते हैं भारत की लोकेशन की। देखिए, भारत की स्थिति, अर्थ पर हमारी पृथ्वी का लोकेशन, पृथ्वी पर हमारा जो भारत है कहाँ पर स्थित है। तो पृथ्वी को यदि हम देखें, पृथ्वी के बीचों बीच से अगर हम एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं जो पृथ्वी के बीचों बीच से होकर के जाती है और पृथ्वी को दो बराबर गोलार्धों में डिवाइड करती है, इस रेखा को बोलते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा। इस रेखा के ऊपर वाले पृथ्वी के भाग को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इस रेखा के नीचे वाले पृथ्वी के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। इस हिसाब से अगर आप देखें तो भारत कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में, यानी इक्वेटर के ऊपर है, उत्तर में है। इसके अलावा अगर हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक रेखा ड्रॉ कर दें तो ये भी पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, और इसमें ये वाला हिस्सा कहलाता है पश्चिमी गोलार्ध, ये वाला हिस्सा कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। तो इसके हिसाब से अगर हम देखें, इस देशांतर लाइन के या जीएमटी के या प्राइम मेरिडियन के हिसाब से देखें तो भारत आता है पूर्वी गोलार्ध में। अगर दोनों को कंबाइंड रूप से हम बताना चाहें तो भारत कहाँ पर आएगा? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो भारत की लोकेशन कहाँ हुई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत विषुवत रेखा के, अगर आप देखें, देखो दोनों तरह से प्रश्न पूछा हुआ है, तो भारत विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। भारत प्रधान यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन के पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर इनको दोनों कंबाइन करोगे आप, दोनों का रेफरेंस मिला करके पूछता है तो अलग अलग आप उत्तर कर सकते हो। अगर पृथ्वी पर ग्लोब पर भारत की अवस्थिति पूछेगा तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध, नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में भारत पड़ता है। ठीक, तो ये सवाल इस पर कैसे पूछा गया, इसको ध्यान से देखो। भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक, तो देखो यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के ऑप्शंस दिए हैं। तो यहाँ पर देखो दो गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। चार गोलार्ध हैं, चार गोलार्ध में यहाँ पर नाम दिए। तो यहाँ पर देखो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
इसके अलावा भारत से होकर के जाने वाले जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ये देशांतर, एक ये देशांतर रहा, एक ये देशांतर रहा, और इसके अलावा एक देशांतर ये रहा, सॉरी ये अक्षांश रेखा हो जाएगी, ये भी अक्षांश रेखा हो जाएगी। तो दो अक्षांश और जो दो देशांतर, ये वाले ज़रूर ध्यान रखने हैं जो भारत के एक्सपेंशन या विस्तार के अंतिम बिंदुओं पर होंगे, ठीक है। इसके अलावा और भी गुजरते हैं बीच से, लेकिन इन पर अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले इनकी ही बात कर लेते हैं। तो भारत मुख्य भूमि के उत्तर में अगर आप देखें तो भारत की मुख्य भूमि है, उसके उत्तर में अगर आप देखें इंदिरा कौल, ये लद्दाख में है। यहाँ पर इंदिरा कौल भारत के सबसे उत्तरी छोर पर है और लद्दाख में पड़ता है पॉइंट, और इसका अक्षांश क्या है 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश है, ठीक है। तो भारत का अगर आप विस्तार देखेंगे तो मुख्य भूमि में भारत इंदिरा कौल यानी उत्तरी अक्षांश से लेकर कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, और ये किस अक्षांश पर स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट पर स्थित है, यहाँ से लेकर। और पश्चिम में अगर आप देखेंगे, यहाँ से पश्चिम में गुजरात के गौर मोता जगह से लेकर के जिसका देशांतर है ये वाला देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट का पूर्वी देशांतर से किबिथु अरुणाचल तक 97 डिग्री 25 मिनट के पूर्वी देशांतर के मध्य भारत की अवस्थिति है। ये इंपॉर्टेंट है। तो इस पर प्रश्न कैसे बना, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत की संपूर्ण भूमि के विस्तार को संदर्भित करता है। अक्षांशीय विस्तार पूछा है, तो हमने यहाँ अक्षांशीय और देशांतर दोनों देखें। तो अक्षांशीय विस्तार का मतलब यहाँ से आपको यहाँ तक बतानी है, यानी 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट तक। तो 37 डिग्री देखो कहाँ है, 37 डिग्री 6 मिनट का उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट तक विस्तार है, ठीक। अब देखो यहाँ पर ये प्रश्न खूब आया है और ये एक कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप जानते भी हैं कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। जब आपसे पूछा जाएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु, तो भारत के पास जो हमारे आइलैंड्स हैं, द्वीप हैं, तो द्वीप कौन, इसमें अंडमान निकोबार है ना, और इसके अलावा लक्षद्वीप हैं। तो अंडमान निकोबार जो है एक तरीके से मुख्य भूमि से अलग है भारत की, वो कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी में। तो दक्षिणतम बिंदु हमारा अंडमान निकोबार में सबसे नीचे जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहाँ पर पड़ता है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। ये 6 डिग्री 45 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। और हमने अभी अभी देखा है जो भारत की मुख्य भूमि है, भारत की मुख्य भूमि का जो विस्तार है कन्याकुमारी तक 8 डिग्री 4 मिनट का यहाँ पर उत्तरी अक्षांश पड़ता है। और भारत का सबसे अंतिम बिंदु कहाँ पर जाएगा, इंदिरा पॉइंट, ये रहा इंदिरा पॉइंट, ये आता है 6 डिग्री 45 मिनट पर। क्लियर। उत्तरतम बिंदु भारत का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कौल है जो लद्दाख में पड़ता है 37 डिग्री 6 मिनट के उत्तरी अक्षांश पर। गौर माता गुजरात में है जो कि भारत का पश्चिमोत्तर या सबसे वेस्टर्न पॉइंट है, ये 68 डिग्री 7 मिनट पर। पूर्वोत्तर बिंदु हुआ भारत का किबिथु अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है 97 डिग्री 25 मिनट का पूर्वी देशांतर है। और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी में पड़ती है 8 डिग्री 4 मिनट का उत्तरी अक्षांश है। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जिन्होंने नहीं किया है। आपकी पिछले क्लासेस पर रिस्पांस बड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी हम ये क्लास कर रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करें और शेयर भी करें आप वीडियोस को। तो देखो एक कॉन्सेप्ट और आता है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं ताप कटिबंध, ठीक। ताप कटिबंध क्या होता है, अभी अभी हमने देखा भारत की अवस्थिति। तो अगर आप देखें पृथ्वी के मध्य से होकर के जाने वाली जो अक्षांश रेखा है 0 डिग्री, इसको हम बोलते हैं, इसी को हम विषुवत रेखा कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है। इसी को इक्वेटर लाइन कहते हैं। इसके ऊपर का उत्तरी गोलार्ध है, इसके नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। अगर आप एक एक डिग्री के अंतराल पर इस तरह की लाइंस ड्रॉ करेंगे, इस तरह के अक्षांशों को ड्रॉ करेंगे, तो टोटल यहाँ 90 डिग्री तक हम जाएंगे। तो ऐसे ही हमारे लिए जो खास बड़े महत्वपूर्ण कुछ ही अक्षांशों को हमें जो है ध्यान में रखना है। एक है 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, ठीक है। इसके ऊपर जाएंगे, एक है 66.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्कल या आर्कटिक वृत्त। ठीक इसी के नीचे आइए दक्षिणी गोलार्ध में जब आप 23.5 डिग्री पर एक अक्षांश खींचते हैं तो इसको बोलते हैं मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये 23.5 डिग्री का साउथ लैटिट्यूड है। इसके अलावा आप दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री पर एक सर्कल खींचते हैं, लाइन खींचते हैं, तो ये कहलाती है अंटार्कटिक वृत्त या अंटार्कटिक सर्कल। इसके अलावा जब आप 90 डिग्री पर खींचते हैं तो वो कहलाता है साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। ऐसे ही 90 डिग्री पर जब आप खींचते हैं तो वो कहलाता है उत्तरी ध्रुव या नॉर्थ पोल। तो ये एक बिंदु होता है 90 डिग्री का जो 90 डिग्री का जो अक्षांश है और 90 डिग्री का चाहे उत्तरी अक्षांश हो चाहे दक्षिणी अक्षांश, ये दोनों एक बिंदु होते हैं, अर्थात ये जो है एक पॉइंट होते हैं। अगर इन पॉइंट्स को मिलाने वाली एक रेखा हम खींच दें तो
मिलाने वाली, तो ये कहलाती है देशांतर रेखा। बट अभी हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, देखो कर्क रेखा और मकर रेखा। भारत की स्थिति अगर हम देखें तो भारत कहाँ पर आ रहा है, देखो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच भारत का आधा हिस्सा आ रहा है, आधा हिस्सा ऊपर वाले वृत्त में। तो भारत को आपको ताप कटिबंधों के आधार पर भी पूछता है कि भारत कौन से ताप कटिबंधों में आधारित है। ताप कटिबंध क्या होता है, ताप कटिबंध दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कहते हैं। जैसे 0 डिग्री से हम कर्क रेखा के बीच का जो स्पेस ले लें, या 0 डिग्री से 1 डिग्री के अक्षांश के बीच का भी जो क्षेत्र होगा वो ताप कटिबंध कहलाएगा। यहाँ पर देखो कर्क रेखा से मकर रेखा के जो बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एक नाम देते हैं उष्ण कटिबंध, ट्रॉपिकल जोन। भारत कहाँ पर आता है, अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो भारत जो है उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल जोन में आता है। इससे ऊपर का जो है वो है शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, सब ट्रॉपिकल जोन। तो आधा भारत का हिस्सा, ठीक है, आधा भारत का हिस्सा किस में आता है, शीतोष्ण कटिबंध में, आधा हिस्सा आता है उष्ण कटिबंध में। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। चलिए इस पर आते हैं अभी। देखिए भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा, भारत के स्थलीय धरातल का लगभग 2.4% भाग जो है जितना भी धरातल है, जितना भी लिथोस्फीयर है, उसका 2.4% हमारा भारत है। भारत ग्लोब पर दोनों कटिबंधों में आता है, उष्ण कटिबंध में भी आता है, शीतोष्ण कटिबंध में भी आता है, ठीक है। तो उत्तर भारत जो है वो शीतोष्ण कटिबंध में आता है, सब ट्रॉपिकल जोन में आता है। दक्षिणी भारत जो है वो उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जोन में आता है, ध्यान रखिएगा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक का जो क्षेत्र है इसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। यहाँ पर सूर्य वर्ष भर लंबवत रहता है, तो यहाँ पर अत्यधिक गर्मी होती है इन क्षेत्रों में। अगर आप दक्षिण भारत के हिस्से को देखोगे तो इसका मतलब ये उष्ण कटिबंध में है। तो यहाँ पर आपको साउथ इंडिया में आपको जो तापमान है या दिन भर का जो मौसम आप कहेंगे तो उसमें गर्मी आपको महसूस होगी। सब ट्रॉपिकल रीजन में अगर आप देखें उत्तर भारत में मिली जुली जलवायु मिलेगी, यहाँ पर ना अत्यधिक ठंड होगी ना अत्यधिक गर्मी होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें शीतोष्ण कटिबंध में तो यहाँ पर गर्मी सर्दी दोनों रहता है। कथन वाला प्रश्न करते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के संदर्भ में सही है। भारत विश्व का 5वां बड़ा देश है, नहीं, क्षेत्रफल के मामले में भारत विश्व का 5वां नहीं 7वां सबसे बड़ा देश है, ठीक। पहला कथन गलत हुआ। यह स्थलमंडल के कुल क्षेत्रफल के 2.4% पर है, ये बात ठीक हुई हमारी। संपूर्ण भारत क्या उष्ण कटिबंध में है, अभी हमने देखा भारत ग्लोब पर 2 कटिबंधों में है, उष्ण और शीतोष्ण। तो ये संपूर्ण भारत को बोला उष्ण कटिबंध, ऐसा नहीं है, ये भी गलत हुआ। 82 डिग्री 30 मिनट का पूर्वी देशांतर भारत मानक समय को निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया था, ये बात बिल्कुल ठीक है। तो इसमें हमारे हो गया एक बी और डी, यानी दूसरा और चौथा हो जाएगा, ठीक है। सेकंड और फोर्थ इसका आंसर होगा। भारत का अगर आप देखोगे उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की लेंथ भी पूछता है भारत का। तो देखो यहाँ पर भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर आप देखें तो भारत की जो लंबाई है, ठीक है, भूमि की, वो है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम दिशा में भारत का जो विस्तार अगर आप देखें तो है 2933 किलोमीटर। दोनों के बीच अगर आप इनके बीच डिफरेंस देखोगे कितना है तो है 281 किलोमीटर, ठीक। अब भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, तो भारत जो हमारा देश है, उत्तर भारत को अगर आप देखेंगे तो उत्तर भारत में जो है स्थल है, और स्थल में बहुत सारे देशों के साथ भारत सीमा साझा करता है, तो उसको बोलेंगे हम स्थलीय सीमा। दूसरा, भारत की जो दक्षिणी क्षेत्र है, तो दक्षिणी क्षेत्र में भारत समुद्रों से घिरा है, अरब सागर से घिरा है, हिंद महासागर से घिरा, अरब और जो बंगाल की खाड़ी से घिरा है। तो भारत की जो मतलब 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट पर स्थित हैं, तो उनको कहेंगे हम तटीय सीमा या कोस्टल लाइन। तो भारत की स्थलीय सीमा तो देखेंगे वो कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। तो भारत की कुल सीमा इस प्रकार से अगर आप देखें तो 22,716 किलोमीटर है। एक सवाल इसके ऊपर कर लेते हैं, भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। देखो स्थल सीमा की लंबाई तो इतनी ही है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत की उत्तर और उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक मरुस्थल है। भारत में मरुस्थल कहाँ पर है, तो देखो ऐसे आप कर सकते हो, इसकी पहचान ऐसे पहचान कर सकते हो। यहाँ पर लाइंस आप ड्रॉ करो, यहाँ पर आप दिशा निर्देशांकों को ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ,
मरुस्थल कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान वाले क्षेत्र में और थोड़ा गुजरात वाले क्षेत्र में। तो ये क्षेत्र कहाँ पर आएगा? देखिए नॉर्थ और वेस्ट, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो यहाँ पर देखो उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व तक बोला हुआ है, तो ध्यान रखना उत्तर पूर्व तो ये हो गया, और उत्तर पश्चिम यहाँ तक बोलने की कोशिश करा, जब इधर तो है ही नहीं मरुस्थल जबकि। तो यहाँ पर ये कथन आधा ठीक है आधा गलत है, तो ये पूरा ही गलत कर दो इसको। इसमें केवल 1 और 2 ठीक रहेंगे। आइए देश के सबसे बड़े देश देख लेते हैं कौन कौन से। रशिया एशिया के मामले में सबसे बड़ा देश है, तो रशिया का मैक्सिमम हिस्सा पड़ता है एशिया महाद्वीप में और कुछ हिस्सा आता है उसका रशिया का यूरोप में। तो जो हिस्सा अगर आप देखेंगे तो रशिया क्या है या रूस क्या है, एक तरीके से दोनों महाद्वीप में आता है, एशिया महाद्वीप में भी, ठीक है, और यूरोप महाद्वीप में भी। एशिया और यूरोप में अगर आप देखेंगे कुल मिलाकर के पूरे विश्व में जो पूरा लिथोस्फीयर है, स्थल मंडल है, उसमें रशिया का सबसे ज़्यादा योगदान है, सबसे ज़्यादा भूमि इसी के पास में है। तो ये कौन सा है, ये कितना परसेंट है? 11.48% भाग पर है रशिया बसा हुआ, ठीक है। दूसरे नंबर पर सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री क्षेत्रफल के मामले में कनाडा है, 6.7% एरिया कवर करता है पूरे विश्व का। चीन थर्ड नंबर पर है, 6.52% एरिया कवर करता है पूरे विश्व का। अमेरिका चौथे नंबर पर है, ठीक है, 6.29%। ब्राज़ील, अगर ब्राज़ील को देखोगे 5.7%, 5वें नंबर पर। तो इनकी रैंकिंग याद रखना। छठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, और हमने डिस्कस किया था 7वें नंबर पर भारत है क्षेत्रफल के मामले में, जिसका क्षेत्रफल 2.4% है। 10वें नंबर पर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, 1.5% एरिया के साथ में, ठीक। तो भारत के बाद में अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, अल्जीरिया है, ये देश आते हैं। टॉप 10 कंट्रीज़ आपको याद रखने हैं। कभी कभी भारत के क्षेत्रफल को पूछता है एग्जैक्टली क्या है, तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है। तो एक बार हम इनको ऐसे भी लगा सकते हैं ऑर्डर में, रशिया का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा, उससे कम कनाडा, उससे कम चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद भारत। तो वर्तमान समय में भारत में अगर आप देखोगे, अगर 2025 की स्थिति पर भी हम गौर करें तो 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं भारत में। सवाल देखो, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक हुआ। उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो वास्तविक दूरी लगभग 2900 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक अगर आप देखें तो 3214 किलोमीटर है, तो ये कथन गलत हुआ। भारत के पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। देखो फिर से इसको चेक करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। भारत के अगर आप पश्चिम में देखोगे तो यहाँ पर है अरेबियन सी, और अगर आप पूर्व में देखोगे तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बंगाल की खाड़ी। तो इसमें 1 और 3 कथन ही ठीक होंगे, ठीक है। चलो एक और प्रश्न करते हैं। भारत के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हुए? भारत के मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। देखो ये भारत है और इसका ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये क्या है, अगर इस क्षेत्र को देखें तो ये दक्षिण पूर्व वाला क्षेत्र है और अंडमान निकोबार यहीं स्थित है। पहला कथन ठीक हुआ। भारत के उत्तर पश्चिम में लक्षद्वीप समूह, उत्तर पश्चिम कौन सा हुआ, ये वाला क्षेत्र उत्तर पश्चिम है, यहाँ तो नहीं है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप कहाँ पर है, ये रहा। लक्षद्वीप कहाँ पर हुआ, दक्षिण पश्चिम में, तो दूसरा गलत। मकर रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है, भारत को मकर रेखा विभाजित नहीं करती है, ठीक। भारत को कर्क रेखा विभाजित करती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा कौल है, इंदिरा कौल दक्षिणी नहीं है, सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक। भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे पूर्वी और पश्चिमी राज्य को इंगित करता है? इसमें देख लो, आप ऐसे भी बता दोगे, ठीक है। ये तो आसान सा सरल सा प्रश्न है, बट ये हमने यहीं पर देख लेते हैं। तो सबसे पूर्वी, पूरब में आओ तो सबसे पूर्वी तो पड़ता है अरुणाचल और सबसे पश्चिमी पड़ता है गुजरात, ठीक। अरुणाचल और गुजरात। अगर आप देखेंगे तो इसमें देखिए केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं, 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश और सबसे छोटा कौन सा है भी देखते हैं। तो देखो इसमें 8 कौन कौन से हैं, अंडमान निकोबार है, चंडीगढ़ है। पहले दमन और दीव और दादर नगर हवेली अलग अलग यूनियन टेरिटरी थे, अब इनको कंबाइन करके एक ही बना दिया गया है। तो दमन और दीव और दादर नगर हवेली ये एक ही यूटी है। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, इनके नाम याद रखिएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये लोकेट भी किए हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 2019 में जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा समाप्त करके यूनियन टेरिटरी 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया, जम्मू कश्मीर में और लद्दाख में, ठीक है। एक ये रही दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा
आप देख रहे हैं यहाँ पर चंडीगढ़। इसके अलावा दादर नगर हवेली की लोकेशन भी आप ध्यान रखिएगा, पौंडीचेरी यहाँ पर भी है कुछ हिस्सा इसका, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार। तो दादर नगर हवेली और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेशों को अगर आप देखेंगे 26 जनवरी 2020 को एक सिंगल यूटी बनाया गया था, ठीक। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को 2019 में जम्मू कश्मीर को राज्य के रूप में उसकी स्थिति हटाकर, यानी राज्य का दर्जा समाप्त करके उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया था। तो लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। आइए अब देखो क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इनको अरेंज करते हैं। क्षेत्रफल के मामले में ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना होगा। देखिए क्षेत्रफल के मामले में लद्दाख का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा सभी यूनियन टेरिटरीज़ में 59,146 वर्ग किलोमीटर। सेकेंड लार्जेस्ट अगर आप देखेंगे तो कौन है, जम्मू कश्मीर यूटी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो 42,241 किलोमीटर एरिया है, ठीक। अगर आपको इंक्लूडिंग पीओ के सहित लिखना है तो इतना हो जाएगा। सेकंड नंबर पर है जम्मू कश्मीर। तीसरे नंबर पर है अंडमान निकोबार, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 8,249 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ये प्रश्न क्षेत्रफल को लेकर के भी आता है, सीधे क्षेत्रफल भी देता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जो है वो 1484 वर्ग किलोमीटर है। दादर नगर हवेली दमन दीव का मिलाकर के 603 वर्ग किलोमीटर हो गया है। इसके अलावा जो पुडुचेरी है वो 479, चंडीगढ़ 114 और लक्षद्वीप सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। तो ध्यान रखिएगा यूनियन टेरिटरी में सबसे कम क्षेत्रफल लक्षद्वीप का है जो 32 वर्ग किलोमीटर एरिया को ऑक्यूपाई करता है। ये ऑप्शन में नहीं होगा सबसे छोटी यूटी में तो चंडीगढ़ मिलेगा, ठीक। चंडीगढ़ नहीं होगा तो आपको पौंडीचेरी मिलेगा। तो आपको कभी कभी ऑप्शंस में ऐसे भी देता है कि बाद वाले जो सबसे कम एरिया वाले यूटी हैं इनमें पूछ देता है कि इनमें सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है या इन्हीं में सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, ऐसे भी पूछ लेता है। पॉपुलेशन के मामले में भी देख लेते हैं इसको, ठीक है। जनसंख्या के आधार पर दिल्ली की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे सारी यूटीज़ में 8 यूटी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दिल्ली की है। यहाँ देखो तो दिल्ली की जो दिल्ली यूटी है, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे देश की राजधानी है और इसकी पॉपुलेशन देखो अभी तक हम जो डेटा देंगे वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग ही देंगे। नई सेंसस आप जानते हैं अब शुरू होने वाली 2026 में, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग 1.67 करोड़ जो है जनसंख्या है किसकी, दिल्ली की। यानी 1,67,00,000 2011 में पॉपुलेशन थी दिल्ली की, अभी तो बढ़ चुकी है। तो ये पॉपुलेशन अगर आप देखेंगे वर्तमान में तो लगभग 3 करोड़ के आसपास ये पॉपुलेशन पहुंच चुकी है। आप जानते हैं दिल्ली में माइग्रेट करके लोग, बहुत सारे लोग आते हैं रोज़गार के लिए, अन्य कार्यों के लिए, तो दिल्ली की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। आगे चलेंगे। जम्मू कश्मीर सेकेंड लार्जेस्ट यूटी है किसके मामले में, जनसंख्या के मामले में। और जम्मू कश्मीर की अगर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर यूटी की राजधानी, 2 राजधानियाँ, एक तो श्रीनगर है और एक जम्मू है। तो जम्मू शीतकालीन राजधानी है और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन है, ध्यान रहेगा, ठीक। जनसंख्या अगर आप देखें तो 1.22 करोड़, ठीक है, 1.22 करोड़ यानी 1,22,00,000 पॉपुलेशन है। पौंडीचेरी की जनसंख्या तीसरे नंबर पर आती है, 12 लाख पॉपुलेशन है। ये सब जो डेटा है वो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग का डेटा है, ठीक है। और इसी के आधार पर अभी तक प्रश्न पूछा जाएगा जब तक कि नई सेंसस हमारी रिलीज़ नहीं हो जाती उसका डेटा। सबसे कम पॉपुलेशन और सबसे कम क्षेत्रफल यूटीज़ में किसका है, लक्षद्वीप का ही। इसकी राजधानी कावारती है, 64 लाख पॉपुलेशन। लद्दाख की पॉपुलेशन अगर आप देखो सेकंड लोएस्ट है, सबसे मतलब निचले स्तर से सेकंड पर आता है, 2.7 लाख पॉपुलेशन। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा इसमें। अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन 6ठे नंबर पर आती है, 3.8 लाख। राजधानी भी याद रखिएगा दादर नगर दमन दीव की दमन ही है, अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर है, लद्दाख की लेह है, लक्षद्वीप की कावारती है। तो इसको समराइज़ करेंगे, भारत का सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी क्षेत्रफल के मामले में लद्दाख हुआ, सेकंड नंबर पे जम्मू कश्मीर, थर्ड नंबर पे अंडमान निकोबार, सबसे छोटा लक्षद्वीप। कभी कभी प्रश्न यहाँ पर कैसे पूछता है, कभी कभी प्रश्न यहाँ पूछता है कि इन जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं इनकी स्थापना दिवस को आप जो है इसमें अरेंज करिए कि इसकी स्थापना इनमें से पहले हुई। यहाँ से बहुत पूछता है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट बहुत पैदा करके यहाँ पर बताता है क्वेश्चन में। तो पौंडीचेरी की जो स्थापना है वो 1 नवंबर 1954 को की गई थी। इसके अलावा अंडमान निकोबार की 1 नवंबर 1956, दिल्ली की स्थापना 1 नवंबर 1956, लक्षद्वीप की 1 नवंबर 1956। इसके अलावा चंडीगढ़ 1 नवंबर 1966, 10 साल बाद इनके। और जम्मू कश्मीर का आप जानते हैं 31 अक्टूबर 2019 जो लेटेस्ट अगर यूटी बना है ये। लद्दाख का भी 31 अक्टूबर 2019, दादर नगर हवेली 26 जनवरी 2020। इसको हम अभी डिस्कस कर चुके हैं।
और ये याद करना मुश्किल नहीं। सबसे पहले आप पौंडीचेरी का ध्यान रखिए 1 नवंबर 1954 को। तो इसमें याद करना कितना आसान है। देखो 1 नवंबर की तारीख ज़्यादातर जो 5 चीटी हैं 1 नवंबर की तारीख याद रखेंगे और ये इनमें अक्टूबर की 2 में हो जाएगी। 1 नवंबर का ध्यान रखेंगे और पौंडीचेरी 1954, ठीक है। 1954 पहला वर्ष, रेफरेंस वर्ष याद रख लीजिएगा। पौंडीचेरी की स्थापना 1 नवंबर 1954। तो यहाँ पर जो है फ्रांसीसी लोगों का कब्जा था पुडुचेरी, कराईकल, माहे और येनम पर, ठीक है। तो इसको 280 साल के बाद यहाँ पर जो है फ्रांसीसी शासन का अंत किया गया था। ये प्रश्न भी आ चुका है, ठीक है। तो इस दिन जो है पौंडीचेरी का विलय कर लिया गया था, ठीक। अब अंडमान निकोबार, दिल्ली, लक्षद्वीप ये 1 नवंबर 1956 को ही हैं, इनका आप ध्यान रख लेंगे। 56 के 10 साल बाद 1 नवंबर को ही चंडीगढ़ को मिलाया गया। तो कुछ यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। पौंडीचेरी की नींव रखी थी 1673 में ला कॉम्पेगनी फ्रैंकिस डेस इंडीज़ ओरिएंटल्स ने। पौंडीचेरी को 1 नवंबर 1954 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जब भारत में फ्रांसीसी कब्जे वाले क्षेत्र को भारतीय संघ में स्थानांतरित कर दिया गया और 280 वर्षों के बाद ये शासन समाप्त हुआ। अंडमान निकोबार को भारत का केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को घोषित किया गया। दिल्ली को भी 1 नवंबर 1956 को। और 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991, इस पर प्रश्न आता है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित किया गया। 1 नवंबर 1956 को लक्षद्वीप को मद्रास से विभाजित करके यूटी बनाया गया। 1 नवंबर 1930 को, देखो अभी लक्षद्वीप के बारे में हम बात करें, लक्षद्वीप का नाम अगर आप देखें तो अपनाने से पहले नए क्षेत्र को लेकाडीवा मिनिकॉय जो अमीनडीव के नाम से जाना जाता था। चंडीगढ़ यूटी बना 1 नवंबर 1966 से, ठीक है। तो चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की कैपिटल है। तो यहाँ से देखो प्रश्न कैसे आया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया था? 1 नवंबर 1966 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष अंडमान निकोबार को भारत का यूटी घोषित किया गया था? 1956 में किया गया था। ऐसे आपको प्रश्न पूछता है यहाँ से। कुछ और प्रश्न है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वे राज्य होने के लिए बहुत छोटे हैं। बहुत सारे लोगों का एक राज्य होना चाहिए, बहुत ही बड़ा है राज्य होना, बहुत बड़ी बात है। राज्य के लिए क्षेत्रफल कम था, इस वजह से। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन कब हुआ? देखिए लक्षद्वीप का गठन 1956 में हुआ था, ठीक है। ऐसे मैचिंग कराने के लिए पूछता है, तो आप मैच कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत है नहीं किसी को इसमें भी। एक और प्रश्न आता है कि कौन सा एकमात्र यूटी ऐसा है जिसका अपना हाई कोर्ट है? तो दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जिसका अपना हाई कोर्ट है और दिल्ली में ही स्थित है सुप्रीम कोर्ट भी, ठीक है। तो ये दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में एक मुख्यमंत्री हैं? तो ये पौंडीचेरी। देखो ये वाले चर्चा हम जो इसमें देखो, दिल्ली और जम्मू कश्मीर भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका अपना उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट है इन दोनों में ही। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 31 अक्टूबर 1966 को करी गई और दिल्ली के उच्च न्यायालय की स्थापना में जब मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? के एस हेगड़े, न्यायमूर्ति ID दुआ और न्यायमूर्ति HR खन्ना और न्यायमूर्ति SK कपूर, ये 4 न्यायाधीश थे। चंडीगढ़ जो है पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायालय के क्षेत्र में आता है। पौंडीचेरी मद्रास और उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। दमन और दीव बॉम्बे हाईकोर्ट के क्षेत्र में आता है और लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर न्यायालय के। अब 3 यूनियन टेरेटरी ऐसी हैं जिसके पास अपने मुख्यमंत्री होते हैं। दिल्ली पौंडीचेरी में एक मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अभी भी आप देखेंगे तो निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं। संविधान का जो भाग 8 है ये अनुच्छेद 239 से 241 तक केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति द्वारा एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, इसको प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक व्यवस्थापक के पदनाम को निर्दिष्ट करता है। ये तो या उपराज्यपाल हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, या मुख्य आयुक्त हो सकता है, या प्रशासक हो सकता है। दिल्ली में आप देखेंगे तो इसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं हम लोग, यानी उपराज्यपाल। अब देखो उच्चतम सेक्स रेशियो वाले 5 यूनियन टेरिटरी, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो केरल का है 1084, पौंडीचेरी का सेकंड नंबर पर है 1038, तमिलनाडु का 995। इसके अलावा सबसे कम सेक्स रेशियो वाले 5 केंद्र शासित प्रदेश, दमन दीव 618, दादर नगर हवेली 775, फिर चंडीगढ़ 818, दिल्ली 866। लद्दाख के बारे में कुछ लेटेस्ट जानकारी आपसे पता कर सकता है। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे 59,146 वर्ग किलोमीटर है। लद्दाख का कुल क्षेत्रफल अगर आप देखेंगे तो वो 1,66,000 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से ये वाला हिस्सा भारत के नियंत्रण का, बाकी इसमें आप देखेंगे पाक ऑक्यूपाइड जो हिस्सा है कश्मीर का, ठीक है, और लद्दाख का, ये वाले एरिया को हटा करके ये क्षेत्रफल होता है। तो लद्दाख में अगर आप देखेंगे शुरुआत में 2 जिले थे, तो कारगिल और लेह, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी 26 अगस्त 2024 को
लद्दाख में 5 नए जिलों का गठन करने का ऐलान किया है। और ये 5 नए जिले कौन कौन से होंगे? जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। जास्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग, ध्यान रखिएगा इसको। तो लद्दाख भारत का सबसे बड़ा यूटी है। लद्दाख उत्तर पश्चिमी हिमालय के पर्वतीय क्रम में आता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत की संज्ञा भी दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत की संस्कृति यहाँ पर भी फली फूली है। लद्दाख में बौद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादातर लोग पूर्वी भाग में रहते हैं, जबकि पश्चिमी भाग में ज़्यादातर मुस्लिम लोग हैं। अब भारत के राज्यों की बात करेंगे। देखिए, भारत के राज्यों और पड़ोसी देशों के बारे में भी काफ़ी प्रश्न आते हैं। तो देखिए, भारत के कुल स्टेट्स 28 हैं, और भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है ये क्षेत्रफल के मामले में राजस्थान है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। जनगणना के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सिक्किम की आबादी सबसे कम है। 2011 की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग भारत विश्व में 17.5% आबादी रखता है, लेकिन अगर आप देखें ये आबादी बढ़ गई है अभी, तो भारत की आबादी अभी विश्व में प्रथम स्थान पर आ गई है आबादी के मामले में। और आगे चलें, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हुआ। इधर देखें ज़रा, तो राजस्थान, देखो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ। राजस्थान भारत के उत्तरी भाग में स्थित है, और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कुल मिलाकर के 10% एरिया कवर करता है भारत का ये। राजस्थान की सीमा पश्चिम में लगती है पाकिस्तान से, दक्षिण पश्चिम में लगती है गुजरात से, दक्षिण पूर्व में लगती है मध्य प्रदेश से, उत्तर पूर्व में लगती है उत्तर प्रदेश से, उत्तर में लगती है हरियाणा, पंजाब। कुछ ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं। राजस्थान का 10% एरिया कवर करता है। भारत का सेकंड लार्जेस्ट है मध्य प्रदेश, थर्ड लार्जेस्ट है महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर क्षेत्रफल के मामले में आता है उत्तर प्रदेश, 5वें नंबर पर है गुजरात, 6ठे नंबर पर कर्नाटक, 7वें पर आंध्रा, 8वें पर उड़ीसा, 9वें पर छत्तीसगढ़ और 10वें पर तमिलनाडु। अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे भारत के नेबरिंग कंट्रीज़ को, भारत के पड़ोसी देशों को देखेंगे। तो भारत के जो पड़ोसी देश जिनके साथ भारत की बाउंड्री शेयर होती है वो 7 देश हैं। तो भारत की जो भूमि है वो 7 देशों के साथ टच करती है, लगी हुई है। समुद्र के पार अगर आप देखें, दक्षिणी पड़ोसी देखें, ये भारत सीधे इससे टच नहीं होती है, इसकी बाउंड्री बीच में जो है अगर आप देखेंगे तो इसमें समंदर का पानी है। तो इसमें श्रीलंका और मालदीव अलग हैं, बिल्कुल समुद्र पार हैं ये। श्रीलंका जो है पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के द्वारा भारत से अलग होता है, या इससे जुड़ा हुआ आप कह सकते हैं, ठीक है। मालदीव लक्षद्वीप द्वीपों के दक्षिण में स्थित है। अब देखो, इसमें भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य में आता है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है और दक्षिणी एशिया के मध्य में। देखो यहाँ पर देखो, भारत के पड़ोसी देशों को अगर आप देखें, इधर से शुरू करें, यहाँ पर देखिए, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफ़गानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 भूटान, नंबर 6 बांग्लादेश और 7वां म्यांमार। तो ये हैं सीधे बाउंड्री टच कर रहे हैं। तो इन सब में सबसे ज़्यादा बाउंड्री जो है अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश की। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बॉर्डर शेयर करता है, 4096 किलोमीटर। चीन सेकंड लार्जेस्ट बाउंड्री शेयर करता है, 3488 किलोमीटर। पाकिस्तान थर्ड नंबर पर है, 2910 किलोमीटर। नेपाल 1751 और सबसे कम अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर और भूटान 699 किलोमीटर, म्यांमार 1643 किलोमीटर। ये लाइन्स है जो बहुत बेसिक लाइन्स हैं, ये आपको पता होंगी, परीक्षा में आती हैं। भारत अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है इसको डूरंड लाइन बोलते हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की रेखा को भी डूरंड लाइन ही कहते हैं। भारत चीन के बीच की जो सीमा रेखा उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ। अब यहाँ पर इसको चेंज करें, देखो पाकिस्तान और भारत के बीच की जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है। यहाँ से सीधा प्रश्न आता है इस वाले चार्ट से, इसको समझिए। पाकिस्तान के साथ भारत के कितने राज्य हैं जो बाउंड्री शेयर करते हैं? तो पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर लगता है, लद्दाख लगता है, पंजाब लगता है, राजस्थान और गुजरात। इसके अलावा अफगानिस्तान से केवल लद्दाख की बाउंड्री टच होती है। चीन के साथ में अगर आप देखें तो नंबर भी पूछ लेगा, तो यूटी 2 तो यूटी हैं और 3 राज्य हैं। इसके अलावा चीन के साथ लद्दाख की बाउंड्री शेयर होती है, जम्मू कश्मीर की नहीं लगती है, हिमाचल की लगती है, उत्तराखंड की, सिक्किम की, अरुणाचल की लगती है। आराम से याद हो जाएगा। नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर होती है उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, बिहार की, पश्चिम बंगाल की, सिक्किम राज्य की। भूटान के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश की। म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर होती है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की। बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो देखो इसका बहुत पूछता है, बांग्लादेश का, म्यांमार का भी आता है। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए, भारत और श्रीलंका पाक जल संधि के द्वारा अलग होते हैं। कौन से कथन असत्य बताने हैं आपको इसमें? तो ये तो ठीक है। भारत बांग्लादेश के मध्य मन्नार की खाड़ी स्थित है। भारत और बांग्लादेश के बीच में कोई खाड़ी नहीं स्थित है, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी अगर आप देखेंगे भारत श्रीलंका के बीच में है, तो ये गलत हुआ। मालदीव लक्षद्वीप के उत्तर में स्थित है,
जबकि ये दक्षिण में स्थित है। 2 और 3 इसके खराब हो गए। भारत की सीमा किन देशों के साथ स्पर्श नहीं होती है? तो ऐसे प्रश्न पूछेगा, भारत की सीमा निम्नलिखित में से किसके साथ स्पर्श नहीं होती है? देखो, चीन के साथ बाउंड्री शेयर करता है। मालदीव ये जो है हिंद महासागर में है, तो ये नहीं होगा। ताजिकिस्तान नहीं होगा। अफगानिस्तान, म्यांमार होगा। तो 2 और 3 ही हैं। 2 और 3 वाला ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे देखो, बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य की सीमा स्पर्श होती है? देखो, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। निम्नलिखित राज्यों में कौन स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ जलीय सीमा से भी लगे हुए हैं? चलिए, उससे पहले आप उस सवाल से पहले इसको समझ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। तो देखो, भारत के कुल ऐसे 9 स्टेट हैं। एक है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर 5 स्टेट हैं, इधर आप देखोगे तो 4 स्टेट हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, भारत के 5 राज्य हैं जिनके ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ना ही कोई तटरेखा है। कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना। मध्य प्रदेश ये रहा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं, किसी देश के साथ में बाउंड्री शेयर नहीं करता है, देश के साथ में किसी, और ना ही समुद्र के तट पर है। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। लेकिन अगर इसमें यूपी देखोगे तो नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर कर लेता है ये। तो भारत के कुल 9 तटीय राज्य हैं और बंगाल की खाड़ी के तट पर 4 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। अरब सागर के तट पर 5 राज्य हैं, ये रहे इधर वाले, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। गुजरात की समुद्र तटीय सीमा अन्य सभी में देखोगे तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की है। उसके बाद आंध्र प्रदेश। तो ये सीक्वेंस बड़ा ध्यान रखना है आपको। गुजरात की तटीय रेखा कितनी है? 1214 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश की 973, सेकंड नंबर पर तमिलनाडु की, थर्ड नंबर पर महाराष्ट्र की, फोर्थ नंबर पर इस तरह से। तो सबसे कम किसकी? एक सेकंड, यहाँ पर सबसे कम किसकी? गोवा की। ठीक है, गोवा। अंडमान निकोबार, तो ये एक आइलैंड है। इसके अलावा आइए और समझते हैं थोड़ा सा, भारत में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बारे में बात करते हैं। देखो, भारत से कर्क रेखा जो जाती है, गुजरती है, वो 8 राज्यों से गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री का नॉर्थ लैटिट्यूड है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा भारत के मध्य अगर आप देखेंगे तो 8 राज्यों से गुजरती है। इधर से देखो, अगर आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व की तरफ, तो ये पश्चिम है और ये पूर्व है। इधर को जाते हुए देखोगे तो गुजरात पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, ठीक है, मध्य प्रदेश पड़ेगा, इसके अलावा छत्तीसगढ़ पड़ेगा, राजस्थान पड़ेगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यूपी से नहीं जाती है, महाराष्ट्र से नहीं जाती है, ठीक है, उड़ीसा से नहीं जाती है। आगे देखेंगे इसके आगे, तो भारत का देशांतरी विस्तार अगर आप देखेंगे तो अधिक है। तो इससे बचने के लिए 82 डिग्री 30 मिनट का जो पूर्वी देशांतर है, ये 82 डिग्री 30 मिनट का पूर्वी देशांतर है, इसको भारत की मानक यामोत्तर रेखा माना गया है, जो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से निकलती है। तो भारत मानक समय रेखा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? 5.5 घंटे हमारा समय आगे है, यानी 5.5 घंटे पहले हमारे देश में सूर्योदय हो जाएगा। हमसे भी पहले या सबसे पहले सूर्योदय किस देश में होता है? जापान। तो जापान को सूर्योदय का देश कहते हैं। तो भारत में देखो, विश्व में सबसे पहले सूर्योदय जापान में होगा। जापान अगर भारत में पूछे, भारत में सूर्योदय सबसे पहले किस क्षेत्र में होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। भारत की जो मानक यामोत्तर रेखा 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर 5 राज्यों से गुजरता है। ठीक, ये 5 स्टेट कौन कौन सी हैं? 5 स्टेट को आप ध्यान रख लोगे। इसमें देखो, ये आ रही पहले तो यूपी, दूसरा एमपी, ठीक है, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा आंध्र प्रदेश और यहाँ उड़ीसा। ठीक है, तो 5 राज्य कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और भारत मानक यामोत्तर दोनों गुजरती हैं। मानक यामोत्तर 82.5 डिग्री और कर्क रेखा 23.5 डिग्री। भारत में छत्तीसगढ़ राज्य के जो कोरिया जिला है, वहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो भारत के सबसे पूर्वी भाग यानी अरुणाचल और सबसे पश्चिमी भाग यानी गुजरात में 30 डिग्री का अंतर है, जिसके कारण इनके समय में 2 घंटे का अंतर आता है। मान लो यहाँ पर अरुणाचल में अगर 5 बजे सूर्य उदय हुआ है, तो ठीक 2 घंटे बाद गुजरात की गौर माता में सूर्योदय 2 घंटे के बाद यानी 7 बजे होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझाया। तो ये बड़ा बेसिक सा सवाल है। भारत के लिए मानक समय निर्धारित करने वाली जो रेखा 82.5 डिग्री का पूर्वी देशांतर किस स्थान से गुजरता है? ये मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश से। ये आपको पहले से पता है। अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को पूछता है। पौंडीचेरी के बारे में बात करते हैं। तो पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है।
पुडुचेरी, जिसका फैलाव 3 राज्यों में, पौंडीचेरी 3 राज्यों में, ध्यान रखिएगा कौन कौन से राज्यों में है। देखो पौंडीचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वो मुख्यतः अगर आप देखेंगे तो जो पौंडीचेरी मुख्य और ये यनम, कराईकल, माहे 4 क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। तो पौंडीचेरी जो मेन पौंडीचेरी है वो अगर आप देखें तो वो कहाँ पर आएगा, मेन पौंडीचेरी वो आता है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु की सीमा में है ये वाला, ठीक है, तमिलनाडु। इसके अलावा तमिलनाडु में इसका एक और क्षेत्र है, ये कौन है, तमिलनाडु क्षेत्र में ही है कराईकल, ठीक है, ये रहा कराईकल, ये पौंडीचेरी का ही हिस्सा है। इसके अलावा इसका एक क्षेत्र और है यनम, यनम आता है पौंडीचेरी का भाग है, ये यनम आता है किसमें, आंध्र प्रदेश में। माहे आता है केरल में, ठीक है, ऐसे आप समझ लेंगे। तो पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश के चारों क्षेत्र आज़ादी के पूर्व फ्रांसीसी बस्ती थे। ये 1 नवंबर 1954 को ये भारत में विलय किया गया। ऑस्टर झील तमिलनाडु जिले के केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी में स्थित है, ठीक है, तमिलनाडु के क्षेत्र में ही आता है ये, लेकिन ये है कौन, पौंडीचेरी अलग है। तो इस झील को ओसुडो झील के नाम से भी जानते हैं। ये झील पौंडीचेरी में और शेष तमिलनाडु में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। सेशन को यदि आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए, इसको पसंद आता है आपको तो ये। आगे देखते हैं 7 सिस्टर राज्य कौन से हैं। भारत के 7 उत्तर पूर्वी राज्य हैं, इनको 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है, जिसमें असम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय आते हैं, ठीक। तो इसमें एक राज्य है सिक्किम, सिक्किम को 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। तो असम अगर आप देखें 7 सिस्टर राज्यों में असम एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा शेष सारे 6 7 सिस्टर्स से लगती हैं। कौन सा राज्य उत्तर पूर्व की 7 बहनों का हिस्सा नहीं है, सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर का सदस्य है, त्रिपुरा, ध्यान रखेंगे ऐसे प्रश्न आया। भारत का सबसे पूर्वी राज्य हुआ अरुणाचल। भारत में कौन सा राज्य असम से निकला है, तो ये मेघालय। आगे चलते हैं, चिकन नेक क्या है इसको भी देख लीजिए। चिकन नेक इस हिस्से को कहते हैं हम जो कि भारत में, देखो नेपाल और बांग्लादेश, ये रहा नेपाल और ये बांग्लादेश, नेपाल और बांग्लादेश के मध्य पश्चिम बंगाल का ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का जो ये क्षेत्र है, ठीक है, इसको सिलीगुड़ी क्षेत्र कहते हैं। ये 22 किलोमीटर की एक लंबी संकरी अब चौड़ी संकरी भूपट्टी है जो पश्चिम बंगाल में, तो आपसे पूछा सिलीगुड़ी क्षेत्र कहाँ, पश्चिम बंगाल में, जो 7 सिस्टर राज्यों के शेष भारत को जो है जोड़ती है, तो इसी को हम चिकन नेक की संज्ञा देते हैं। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित एक संकरा गलियारा है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को ही हम चिकन नेक की संज्ञा भी देते हैं। कॉरिडोर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्षेत्र है भारत का। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर क्या है, तो देखो ये पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला एक संकीर्ण गलियारा है। कौन सा पूर्वोत्तर भारत से सिलीगुड़ी कॉरिडोर द्वारा अलग होता है, देखो कौन होता है। एक कॉन्सेप्ट और है यहाँ पर, बफर स्टेट का या अंतस्थ राज्यों का। बफर स्टेट क्या होती हैं, 2 बड़े शक्तिशाली देशों के बीच का जो छोटा सा देश है वो बफर स्टेट कहलाता है। जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये चीन बड़ा कंट्री है, भारत एक बड़ा कंट्री है, इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, नेपाल है, तो नेपाल क्या हुआ, बफर स्टेट। तो चीन और भारत के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है। ठीक उसी तरह भूटान का भी यही हाल है। तो भूटान भारत के बीच में एक बफर स्टेट की तरह कार्य करता है। पीओके के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कौन सा क्षेत्र है, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये कश्मीर का वो हिस्सा है जिस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा करके रखा हुआ है और अभी ऑपरेशन सिंदूर में इसको लेने की भी बात उठी थी। ठीक, तो पीओके 24 अक्टूबर 1947 में आज़ादी के बाद पाकिस्तान के जो स्थानीय कबायली थे इनके सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला करके जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया है। तो उसी को हम पीओके के नाम से जानते हैं और ये अभी भी पाकिस्तान के कब्ज़े में है। वर्ष 1963 में एक समझौते के तहत काराकोरम के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर लद्दाख के 5000 वर्ग किलोमीटर में शख्सगाम क्षेत्र को पाकिस्तान के द्वारा चीन को दे दिया गया। देखो ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ तक हम बताते हैं पहले कितने एरिया पर कब्जा किया हुआ है। देखो पाकिस्तान ने ये एरिया इतना, देखो काफ़ी क्षेत्र है यहाँ तक, ये पूरा जो येलो कलर का है ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक, और अब तो यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया है हमने दोनों को। तो ये ऊपर वाला इतना लद्दाख हो गया है, ये इतना लद्दाख है और इतना जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर का ये वाला हिस्सा, ठीक, और लद्दाख का ये वाला हिस्सा, ये पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के क्षेत्र हैं। ठीक, और इसमें भी लद्दाख का
ये हिस्सा इस पर चीन ने कब्जा किया हुआ है, जिसको अक्साई चीन कह रहे हैं हम। तो पाकिस्तान के कब्जे वाले जो कश्मीर है वो 2 हिस्सों में है। अब हमें जो प्रश्न के संदर्भ में इसको देखना है कौन कौन से। एक तो आज़ाद कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर यूटी है, उसका जो क्षेत्र पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है उसको हम कहते हैं आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर की राजधानी भी बनाई हुई है मुजफ्फराबाद। और गिलगिट दूसरा है गिलगिट बाल्टिस्तान, ठीक है। गिलगिट बाल्टिस्तान ये लद्दाख वाला क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है, तो इसकी राजधानी गिलगिट बनाई हुई है। इसकी पूरी स्टोरी हमने अपने नोट्स में कवर की है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। कश्मीर की पूर्वी सीमा को अगर आप देखें तो ये क्या है, इससे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। भारत संघ के साथ जम्मू कश्मीर राज्य का विलय कब हस्ताक्षरित किया गया था? तो 26 अक्टूबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर राज्य का विलय भारत में किया। अब देखो एलओसी के बारे में सवाल पूछता है, एलओसी किन किन के बीच में है? तो ये वाला जो पाक ऑक्यूपाइड, एक सेकेंड, यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है जो कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की और जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है इनके बीच में की जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, एलओसी। तो एलओसी भारत और पाकिस्तान के पाकिस्तानी नियंत्रण जो खंड है उसके बीच में एक सैन्य नियंत्रण रेखा है ये। इसके अलावा पाकिस्तानी नियंत्रित खंड जिसमें आज़ाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान में भी विभाजित है ये। अब देखो नियंत्रण रेखा के सबसे उत्तरी बिंदु को NJ9842 के नाम से भी जानते हैं, जो ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर है उसके पार है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? सियाचिन ग्लेशियर यहीं पर है, ठीक है। चलिए शुरुआत के 2-3 टॉपिक हो गए काफ़ी विस्तृत। आगे हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो भारत के भूभौतिक प्रदेश, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो भारत के भूभौतिक प्रदेशों पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो भारत को अगर आप देखें उच्चावच परिस्थितियों के आधार पर 6 भौतिक, अगर हम देखें तो 6 फिजियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया जाता है। पहला है उत्तर पर्वतीय क्षेत्र भारत का, उत्तरी विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र और तटवर्ती मैदान, और द्वीपीय समूह प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इन सभी में सबसे ज़्यादा क्षेत्र कौन ऑक्यूपाई करता है? तो भारत का प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र भारत का प्राचीनतम और सबसे वृहत्तम, सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। सवाल यहाँ से ये आया कि भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में डिवाइड किया जाता है? 6। अधिकतम क्षेत्रफल को कवर करने वाले भारत का भौतिक क्षेत्र कौन सा है? ये दक्कन का पठार है, या इसी को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जानते हैं। सबसे पहला फिजियोग्राफिक रीजन देखेंगे। ये फिजियोग्राफिक रीजन कौन सा है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। अगर भारत के उत्तर में देखोगे तो जम्मू कश्मीर लद्दाख वाला क्षेत्र, हिमाचल उत्तराखंड वाला क्षेत्र, ठीक। तो ये जो क्षेत्र हैं ये भारत के उत्तर में आते हैं और यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला में देखने को मिलती है, इसी को हम उत्तर पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर जो पर्वत है उस पर्वत का नाम क्या है? हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत। तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश को हम हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी कहते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश भी इसको कहा जाता है क्योंकि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का सबसे प्रमुख पर्वत तो हिमालय पर्वत ही है। हिमालय पर्वत का निर्माण कब हुआ था? टर्शरी पीरियड में, तृतीय कल्प में हुआ था। ये प्रश्न आता बहुत है। हिमालय एक यंग फोल्ड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत। नवीन वलित पर्वत का मतलब है कि हिमालय का निर्माण आज भी जारी है, आज भी उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में बहुत से हिमनद पाए जाते हैं, ग्लेशियर, जिनसे भारत की नदियों का उद्गम होता है, जैसे गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये उत्तरी पर्वतीय प्रदेश यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं। आगे देखेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण जो हुआ था वो यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट के टकराने से किसका निर्माण हुआ? हिमालय पर्वत श्रृंखला का। जब भी दो प्लेट टकराती हैं, ठीक, एक दूसरे की तरफ आकर जब टकराएंगी और टकराने के बाद भी उसमें टक्कर होगी तो इनका जो क्षेत्र है, प्लेटों के जो किनारे हैं, इस तरह से ऐसे मुड़ जाएंगे, इससे ऊंची आकृति जो बनेगी यही पर्वत है। इन्हीं को यंग फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो हिमालय एक ऐसा ही पर्वत है। तो हिमालय एक युवा नवीन पर्वत श्रृंखला है जिसकी ऊंचाई आज भी लगातार बढ़ रही है। तो हिमालय और जो हिमालय का उत्तरी मैदान है हिमालय के साथ, तो ये नवीनतम स्थलाकृतियाँ हैं, नई स्थलाकृतियाँ, अभी भी इनका निर्माण चल रहा है। उत्तरी मैदान जो बने हैं हिमालय की नदियों के द्वारा जो अवसाद लाए गए हैं उनके डिपॉजिट करने के कारण बने। मैदानों में इस चीज़ की डिस्कस करेंगे, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण किस किस की टक्कर से हुआ था? हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था इंडियन प्लेट, और यहाँ पर देखो इंडियन के साथ अफ्रीकन प्लेट भी लिखा हुआ है, यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकी प्लेट भी लिखा हुआ है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट।
हिमालय पर्वत प्रणाली किस प्रकार की स्थलाकृति का निरूपण करती है? तो ये एक यंग फोल्ड माउंटेन है, ध्यान रहेगा। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो ये वाला कथन तो सही हुआ। हिमालय और उत्तरी मैदान नवीनतम स्थलाकृतियाँ हैं, ये भी ठीक हुआ। उत्तरी मैदानों का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ। लावा निक्षेपों से नहीं हुआ है। उत्तरी मैदानों का निर्माण जो हमारे हिमालय पर्वत हैं, हिमालय पर्वत से आने वाली नदियाँ जो हैं, इन्होंने जो डिपॉजिट्स अवसादों को सेडिमेंट्स को जमा किया उससे हुआ है। केवल 3 ही असत्य हुआ। हिमालय क्षेत्र का विस्तार आप देखेंगे किन किन राज्यों में, कितने राज्यों में। यहाँ पर देखिए हिमालय का विस्तार अगर हम देखें तो हिमालय का लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, इसके बाद उत्तराखंड में, है ना, और यहाँ पर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हो गया है। आगे इधर पाकिस्तान में भी हैं इनका विस्तार, चीन में भी है। सेशन को आपने यदि लाइक और शेयर नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कर दीजिएगा। हिमालय क्षेत्र का विस्तार अगर देखें, हिमालय क्षेत्र का विस्तार भारत के 11 राज्यों में है और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में है। हिमालय से संबंधित या हिमालय का विस्तार जिन 11 राज्यों में कौन कौन से? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, असम। ठीक है, तो असम के 2 जिले हैं दीमा और हसाओ, कार्बी आंगलोंग। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जो कलिम्पोंग है। 2 यूनियन टेरिटरीज में भी है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इसमें से प्रश्न आया, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में हिमालय पर्वत केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। नहीं, 5 में नहीं है, 11 में है। पश्चिमी घाट केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट 5 में नहीं है, 6 राज्यों में है। ठीक है, कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। पुलिकट झील 2 राज्यों में फैली हुई है, तो दूसरा वाला गलत हुआ। पुलिकट झील 2 राज्यों में है और कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। केवल एक ही ठीक हुआ। ठीक है, तो इसमें तीसरा ठीक हुआ हमारा। तो यहाँ से जानकारी आपकी ये रही, 6 राज्यों में केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। पुलिकट 2 में आंध्र और तमिलनाडु। उत्तर पर्वतीय प्रदेश का अगर आप देखें तो इसका विभाजन हम 2 तरह से कर सकते हैं। हिमालय का भौगोलिक विभाजन कर सकते हैं, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन कर सकते हैं। हिमालय का भौगोलिक विभाजन जब हम करते हैं तो इसको 3 भागों में इसको विभक्त करते हैं। एक है ट्रांस हिमालय, ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश का सबसे ऊपरी भाग है, जिसमें काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी आती है। ये भी हमने यहाँ देखा। देखिए ये हैं काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणियाँ हैं। ये ट्रांस हिमालय इसको कहते हैं। इसके अलावा मेन हिमालय, मुख्य हिमालय, ये उत्तर पर्वतीय प्रदेश का मध्य भाग है, जिसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय आते हैं। पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं, इसको ये भी किसका? हिमालय का ही विभाजन है। तो उत्तर पर्वतीय प्रदेश का सबसे निचला भाग है, जिसमें पटकाई ब्रूम, नागा हिल्स, कोहिमा हिल्स, मिजो हिल्स, मणिपुर हिल्स आती हैं। देखिए आपने सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर दीजिएगा उसको। देखो सवाल कैसे पूछा गया है यहाँ पर। हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाइए। डायग्राम ज़रूरी है आपको, मैप ज़रूरी है, ठीक, इसी के आधार पर आप कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर दक्षिण में देखिए कौन कौन सी? पीर पंजाल है, लद्दाख। लद्दाख श्रेणी को अगर आप देखोगे तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, 3 श्रेणी तो ये रही। ये इनको उत्तर से दक्षिण में आप देख सकते हो। तो इसमें जास्कर श्रेणी दी है, लद्दाख श्रेणी दी है, 2 श्रेणियाँ तो ये दे रखी हैं। इसके अलावा काराकोरम भी दे रखी है, 3 श्रेणियाँ दे रखी हैं। फिर है पीर पंजाल, तो तीनों तो ऊपर हैं, पीर पंजाल ये रही। तो आप दक्षिण से जाएंगे तो दक्षिण से आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए। दक्षिण में पहले पड़ेगी पीर पंजाल, तो पीर पंजाल है 3rd नंबर पर। 3rd नंबर से देखिए कौन कौन से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है, एक ये हो रहा है, बाकी 2 गलत हो जाएंगे। अब इन दोनों में से चूज़ करना है कि दोनों में से कौन सा होगा। इसके बाद में जब ऊपर जा रहे हैं तो ये पड़ेगी यहाँ पर जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी दूसरे नंबर पर, तो देखो दूसरे नंबर पर यहीं पर गलत हो जाता है ये वाला। ऐसे आप कर लेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला में मुख्य रूप से कौन कौन सी श्रेणियाँ पाई जाती हैं? हिमालय पर्वत श्रेणियाँ में 2 ग्रेटर हिमालय आता है, पूर्वांचल की पहाड़ी आती हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ आती हैं, तीनों हैं। महादेव की पहाड़ी नहीं आती हैं। आइए अब इनके बारे में जान लेते हैं। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय उत्तरी पर्वतीय प्रदेश में सबसे उत्तर में है, सबसे उत्तरी भाग है ये। ट्रांस हिमालय में लद्दाख, ट्रांस हिमालय कहाँ कहाँ पर आता है? लद्दाख और तिब्बत यानी चीन वाले हिस्से में। तो ट्रांस हिमालय के 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी? काराकोरम श्रेणी, इसको हम कृष्णागिरी श्रेणी भी कहते हैं, लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय
को तिब्बती हिमालय के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ट्रांस हिमालय का अधिकतम भाग तो तिब्बत में है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का अधिकतम भाग ये अगर आप देखेंगे तो ये तिब्बत में भी है। तो ट्रांस हिमालय का कुछ भाग लद्दाख में है और अधिक भाग चीन यानी तिब्बत में है। तो ट्रांस हिमालय का मुख्य हिमालय के जो ट्रांस हिमालय है मुख्य हिमालय के जो वृष्टि छाया क्षेत्र रेन शेडो एरिया में है, इसलिए यहाँ पर आपको शुष्क परिस्थितियाँ देखने को मिलती है। ट्रांस हिमालय में वनस्पतियों का काफ़ी अभाव मिलता है। ट्रांस हिमालय की ऊंचाई लगभग 4000 मीटर होगी। तो जम्मू कश्मीर के उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति के अनुसार आप देखें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है, वो अभी हमने देखा था प्रश्न के माध्यम से। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे उत्तरी ट्रांस हिमालयन श्रेणी है? ट्रांस हिमालय में सबसे उत्तर में देखो काराकोरम सबसे उत्तर में, उससे नीचे लद्दाख बीच में और जास्कर सबसे नीचे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा काराकोरम श्रेणी। काराकोरम श्रेणी पर प्रश्न जो पूछे जाते हैं पहले उनको देख लेते हैं। मंगोली भाषा में काराकोरम का अर्थ होता है काली बजरी। सबसे पहले इसको डिस्कस कर रहे हैं। ये पर्वत श्रृंखला है एक तरह की। तो काराकोरम श्रेणी को कृष्णागिरी श्रेणी भी कहते हैं। काराकोरम को हम उच्च एशिया की रीढ़ भी कहते हैं, बैकबोन ऑफ हाई एशिया। काराकोरम ट्रांस हिमालय की सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रेणी भी मानी जाती है ट्रांस हिमालय में। ठीक है, काराकोरम पर्वत उत्तरी भारतीय महाद्वीप के विवादित क्षेत्र के 3 शहर हैं। गिलगिट बाल्टिस्तान में गिलगिट में स्थित है, स्कार्दू पाकिस्तान में है और लद्दाख में स्थित लेह में है इसका। ठीक है, काराकोरम एक पर्वत श्रेणी है जिसका विस्तार आप देखेंगे तो पाकिस्तान, भारत, चीन में मिलता है। काराकोरम, अब देखो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है, काराकोरम श्रेणी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इसका नाम है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, गॉडविन ऑस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में है। तो काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई 8611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, इनकी भी चर्चा करेंगे। काराकोरम एक पर्वत श्रृंखला है जिसका बड़ा भू राजनीतिक महत्व है। यह भारत को चीन से जोड़ता है। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 का घर है? ठीक है, तो ये काराकोरम रेंज जाएगी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काराकोरम पर्वत श्रृंखला स्थित है? उत्तरी भारत में स्थित है। वन लाइनर क्वेश्चन में एक और पूछेगा कि किस श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा गया? काराकोरम श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम है? अभी देखा हमने, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाना है हमें। तो पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। काराकोरम में जो स्थित ग्लेशियर्स हैं उनको देख लीजिए। बतूरा, हिमनद, हिस्पर, बियाफो, बालतोरो, सियाचिन, रीमो ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये किस में स्थित है? काराकोरम में। तो अधिकांश ग्लेशियर लद्दाख और सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में स्थित हैं। कुछ ग्लेशियर अरुणाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। तो इन ग्लेशियर में देखो, विश्व में सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? लैम्बर्ट ग्लेशियर। ये ग्लेशियर कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है फैंटचैको ग्लेशियर, ये तजाकिस्तान में है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर जो भारत के लद्दाख में है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख में। ऐसे पूछेगा विकल्पों में पश्चिम से पूर्व तक हिमालय के ग्लेशियरों का सही क्रम बताइए। तो देखो पहले यहाँ पर इस पर मैप पे देखो कौन कौन से ग्लेशियर यहाँ पर पढ़ते जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर चोगोलंगमा ग्लेशियर, ऐसे कोडोपिन ग्लेशियर, इस तरह से हिस्पर बियाफो, ठीक इस तरह से इसको लगाना है। यहाँ पर एक ग्लेशियर की बात करेंगे बड़ी विस्तृत रूप में, सियाचिन ग्लेशियर की, जो भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है। इसकी लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है। हमने देखो अभी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में चर्चा की थी। ठीक, तो जब हम उसको समझ चुके हैं तो अब यहाँ बता सकते हैं लोकेशन कहाँ पर है इसकी। सियाचिन हिमनद जो है पीओके वाले क्षेत्र में पड़ता है लद्दाख में। और सियाचिन हिमनद से कौन सी नदी बाहर आती है? कौन सी नदी का उद्गम है? नुब्रा नदी का। नुब्रा नदी श्योक नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और श्योक नदी ऑलरेडी सिंधु की सहायक नदी है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है। सियाचिन काराकोरम में सबसे लंबा ग्लेशियर भी है और दुनिया में नॉन पोलर एरियाज़ में दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर भी है। अब देखो सियाचिन और बियाफो ग्लेशियर जो क्रमशः विश्व के दूसरे और तीसरे ग्लेशियर हैं, किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम में। निम्नलिखित में कौन सा हिमनद नुब्रा नदी घाटी में अवस्थित है? सियाचिन ग्लेशियर। नुब्रा नदी घाटी के बारे में बात कर लेते हैं। तो नुब्रा नदी का उद्गम सियाचिन ग्लेशियर से ही होता है। सियाचिन हिमनद नुब्रा नदी घाटी के उत्तर में है।
ये प्रश्न आ चुका है। नुब्रा नदी श्योक नदी की एक सहायक नदी है जो सिंधु की एक सहायक नदी भी है। तिब्बत में नुब्रा नदी को यारमा सांगपो के नाम से भी जानते हैं, इंपॉर्टेंट है। नुब्रा घाटी सियाचिन ग्लेशियर और काराकोरम दर्रे के प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करती है। तो ये जो है कहाँ पर स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा नदी के उत्तर में स्थित है। ये प्रश्न आया हुआ प्रश्न है। नुब्रा नदी किसकी सहायक नदी है, सिंधु नदी की। भारत के किस क्षेत्र में श्योक और नुब्रा घाटियाँ स्थित हैं, ये लद्दाख क्षेत्र में आती है। तो देखो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे गए हैं। नुब्रा घाटी बागानों, बैक्टीरियन, ऊँटों, मठों के लिए प्रसिद्ध है। ये दो पर्वत मालाएँ किसके मध्य स्थित है, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, काराकोरम लद्दाख के बीच में, ठीक है। तो एलओसी के बारे में हम पहले जान चुके हैं। तो एलओसी के बारे में यहाँ ग्लेशियर जो हमारा सियाचिन ग्लेशियर इसकी लोकेशन है, इसको आप देख लें। जो एलओसी है, एलओसी का जो हमारा सबसे उत्तरी बिंदु है उसको NJ9842 के नाम से जानते हैं, जिसके पार सियाचिन ग्लेशियर है, ठीक। ये रहा ये पॉइंट। तो ये लाइन ऑफ कंट्रोल का जो अंतिम बिंदु है, यहाँ तक पूरी हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल। एलओसी का अंतिम बिंदु है NJ9842, इसके ऊपर है सियाचिन ग्लेशियर, इसके उत्तरी बिंदु पर। तो NJ84 नामक जो बिंदु है वर्ष 1949 में कराची युद्ध विराम समझौते के अनुसार भारत पाकिस्तान के बीच में अंतरिम रूप से पारस्परिक सीमांकित बिंदु है ये, ठीक। आगे देखेंगे बियाफो ग्लेशियर, ये पाकिस्तान के गिलगिट बाल्टिस्तान में है। बटूरा, हिस्पर ग्लेशियर, ये सब हमने अभी देखे हैं, ठीक है। इनकी लोकेशन ध्यान रखना, ये पाकिस्तान में है। दुनिया के बड़े ग्लेशियर्स को आप देख लेंगे तो लैम्बर्ट ग्लेशियर अंटार्कटिका में है, हबर्ट ग्लेशियर, फिर फैंचाको, फिर सियाचिन, फिर बियाफो, इस तरह से। गैर ध्रुवीय क्षेत्रों में सबसे लंबे, फैंचाको ग्लेशियर। ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर भारत पाकिस्तान की सीमा पर है, तो ये ध्रुवीय क्षेत्र के बाहर दुनिया का सबसे लंबा ग्लेशियर। काराकोरम श्रेणी में कुछ दर्रे भी हैं, इनको देख लेते हैं। कौन कौन से दर्रे हैं, देखिए। काराताक दर्रा, ये दर्रा, ये अगर आप देखें सिल्क रूट का एक हिस्सा रहा है, बर्फ़ से ढका रहता है शीतकाल में। मिंटा का दर्रा, इसको अगर आप देखें तो ये चीन पाकिस्तान की सीमा पर है। परपिक दर्रा लद्दाख में पड़ता है। काराकोरम दर्रा भारत चीन की सीमा पर है। खुंजरेब दर्रा लद्दाख में, अगिल दर्रा भारत चीन में है, ठीक। तो काराताक जो दर्रा है वो लद्दाख में पड़ता है। काराकोरम श्रेणी में कौन कौन सी चोटियां हैं वो देख लेंगे हम। गॉडविन ऑस्टिन लद्दाख में पड़ती है, गशेर ब्रोम लद्दाख में पड़ती है, ब्रॉड लद्दाख में है, मशेर ब्रोम लद्दाख में है, गोल्डन थ्रोन लद्दाख में है, तीरम कांगड़ी लद्दाख में है। तो माउंट एवरेस्ट पृथ्वी की उच्चतम पर्वत चोटी है, 8848.86 मीटर इसकी हाइट है, जो नेपाल में है। K2 गॉडविन ऑस्टिन विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत है, जो 8611 मीटर, जो काराकोरम श्रेणी में है। सेकंड नंबर की श्रेणी को डिस्कस करते हैं, लद्दाख श्रेणी। तो ये श्योक नदी और सिंधु नदी के बीच में स्थित है। ये प्रश्न आता है, श्योक नदी सिंधु नदी के बीच में स्थित है। काराकोरम श्रेणी तथा लद्दाख श्रेणी के बीच लद्दाख का पठार स्थित है, और लद्दाख श्रेणी को तिब्बत में कैलाश पर्वत के नाम से जानते हैं। तो लद्दाख श्रेणी आगे बढ़ती है तो ये कैलाश पर्वत बनती है वहाँ। लद्दाख श्रेणी में अगर आप देखोगे तो मानसरोवर झील स्थित है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोशी है। तो राकापोशी की हाइट अगर आप देखेंगे तो काफ़ी है, इसकी भी 7718 मीटर, जो विश्व की सर्वाधिक सीधे ढाल वाली चोटी है। श्रेणी में चांगला और खारदुंगला ये दर्रे हैं। इसमें खारदुंगला दर्रा नुब्रा और श्योक नदी को सिंधु नदी आदि से जोड़ता है। तो देखो बैक्टीरियन ऊँट की हमने बात की थी, बैक्टीरियन ऊँट की। तो ये जो ऊँट है ये नुब्रा घाटी में मिलता है। नुब्रा घाटी का पुराना नाम क्या है, डुमरा, और डुमरा का अर्थ होता है फूलों वाली घाटी या फूलों की घाटी। नुब्रा घाटी क्षेत्र में आप देखेंगे शुष्क परिस्थितियाँ हैं, तो यहाँ वनस्पति का विकास नहीं होता, वनस्पति का अभाव है। तो नुब्रा घाटी में 2 कुबड़ वाला ऊँट, एक कुबड़ ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। 2 कुबड़ वाले ऊँट यहाँ मिलते हैं नुब्रा घाटी में, इनको हम बैक्टीरियन ऊँट कहते हैं। जास्कर श्रेणी को सुरू नदी से करनाली नदी तक अगर आप देखेंगे, जास्कर श्रेणी सुरू नदी से करनाली नदी तक है। तो जास्कर श्रेणी और लद्दाख श्रेणी के बीच में सिंधु नदी घाटी पड़ती है। जास्कर श्रेणी का सर्वोच्च बिंदु कामेट है, जो कि 7756 मीटर इसकी हाइट है। जास्कर श्रेणी में फोतलू दर्रा है एक, ठीक है, फोतुला दर्रा है। फोतुला दर्रा श्रीनगर और लेह मार्ग पर स्थित है। मुख्य हिमालय यानी मेन हिमालय की हम बात करें तो मुख्य हिमालय में 3 समानांतर श्रेणियां आती हैं, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। इसमें देखो तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है महान हिमालय,
फिर है लघु हिमालय, फिर है शिवालिक हिमालय। 3 है ये, और ये लंबी पट्टियां हैं एक तरीके से, ये लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। वृद्ध हिमालय की हम बात करें तो वर्ष भर बर्फ से ढकी रहती है, इसलिए वृद्ध हिमालय, ग्रेट हिमालयन को हिमाद्री का नाम भी देते हैं। इसके अलावा वृद्ध हिमालय श्रेणी की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और चौड़ाई इसकी 25। ये आ चुका है प्रश्न। वृद्ध हिमालय श्रेणी पश्चिम में नंगा पर्वत से शुरू होकर के पूर्व में नामचा बरवा तक फैली है, और वृद्ध हिमालय श्रेणी विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी है। आप यहाँ देख लीजिए, नंगा पर्वत से लेकर के जितने भी ये पर्वत है अरुणाचल प्रदेश तक, नामचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, त्रिशूल और कामत, ये सारी की सारी चोटियाँ हैं। ठीक है, वृद्ध हिमालय को महान हिमालय भी कहते हैं। वृद्ध हिमालय श्रेणी में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। इसकी हाइट हमको जान रहे हैं तो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट को। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट है 8848.86 मीटर, जो नेपाल में स्थित है। सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वृद्ध हिमालय श्रेणी के उत्तर में सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती हैं। तो इसमें देखो, जो वृद्ध हिमालय है इसके उत्तर में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां बहती हैं, और इसमें कुछ मैदानी भाग भी पाए जाते हैं जिनको देवसाई और रूपशु मैदान के नाम से जानते हैं। वृहद हिमालय अगर आप देखें कॉन्टीन्यूअस, ये एक पर्वत की श्रृंखला है, यानी यहाँ पर लगातार पर्वत आपको देखने को मिलते हैं, कहीं डिसकंटिन्यूटी नहीं मिलती है। इसमें कई सारे दर्रे भी हैं। अब देखो, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, ठीक, तो इसमें कई सारे ग्लेशियर हैं इस श्रेणी में। कौन कौन से? गंगोत्री ग्लेशियर ये उत्तराखंड में है, यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में है, पिंडर हिमनद ये उत्तराखंड में है, मेलाम हिमनद ये उत्तराखंड में, सतोपंथ ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में है, जैमू ग्लेशियर ये सिक्किम में है। तो इनका ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। नीचे दिए कथनों पर विचार करिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर के पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम में अधिक है, पश्चिम में और पूर्व में कम है, ये भी ठीक है। हिमालय पर्वत श्रृंखला के सबसे उत्तरी भाग को हिमाचल नहीं कहते हैं, ठीक है, वृहद हिमालय कहते हैं। और सबसे अगर आप ट्रांस हिमालय को देखें, उसको ट्रांस हिमालय सबसे उत्तरी में अगर आप देखेंगे तो वो ट्रांस हिमालय है। ट्रांस हिमालय भी काराकोरम श्रेणी है। आगे देखिए मध्य हिमालय श्रेणी। मध्य हिमालय श्रेणी को लघु श्रेणी भी कहते हैं, और मध्य हिमालय श्रेणी की अगर आप हाइट देखें 3700 से 4500 मीटर तक है। मध्य हिमालय श्रेणी में ग्रीष्म ऋतु के दौरान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों का विकास होता है, और इन मैदानों को जम्मू कश्मीर में मर्ग के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में इनको बुग्याल के नाम से और पयाला के नाम से जानते हैं। तो ये शीतोष्ण घाट के मैदान, शीतोष्ण घास के मैदान, ये यहाँ पर पशुओं को चराने के लिए एक तरीके से लाभदायक हैं या उपयोगी। सवाल कैसे आया? बुग्याल हिमालय में पाई जाने वाली एक अनोखी प्रकार की वनस्पति है। कहाँ पर है ये? बुग्याल जो है ग्रीष्मकालीन घास के मैदान है उत्तराखंड में। बुग्याल कहाँ है? पहाड़ी घास की भूमियाँ हैं ये एक तरीके की। इसके अलावा स्थानीय समुदाय जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ऋतु प्रवास यानी माइग्रेशन करते हैं, जैसे गुज्जर और बकरवाल, जो ये स्थानीय समुदाय हैं यहाँ के। ठीक है, तो ये जम्मू कश्मीर की है। भोटिया जनजाति सिक्किम उत्तराखंड की है। लेप्चा जनजाति ये सिक्किम की है। तो ये जनजातियाँ ऐसी हैं जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ऋतु प्रवास करती, माइग्रेशन करती। ऋतु प्रवास का मतलब यहाँ पर है जो जनजातियाँ, जो समुदाय पशुओं के साथ चारे और जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक है, तो ऋतु प्रवास उसको कहते हैं। तो जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में ये गुज्जर और बकरवाल समुदाय, सिक्किम उत्तराखंड में भोटिया समुदाय, ये सिक्किम में लेप्चा समुदाय, ये लोग ऋतु प्रवास करते हैं। अभी देख लिया हमने। अब देखो वृहद हिमालय तथा मध्य हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियाँ हैं। कौन कौन सी हैं? देखो कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, काठमांडू घाटी। कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, ये ध्यान रहेगा। इसके अलावा मध्य हिमालय और नीचे आप देखेंगे शिवालिक हिमालय, तो इसमें द्वार घाटी, दून घाटी, चुम्बी घाटी हैं। अब देखेंगे शिवालिक हिमालय। शिवालिक की पहाड़ियाँ हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रृंखला है, जो उत्तर में मध्य हिमालय और दक्षिण में सिंधु गंगा के मैदानों से घिरी हुई है। नेपाल क्षेत्र में शिवालिक को चूड़िया श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। इसका पूर्वी भाग की तुलना में पश्चिम भाग अधिक चौड़ा है। दून और द्वार का निर्माण शिवालिक की एक विशेषता है। अब आते हैं हिमालय का ही अगला विस्तार जो हमें पूर्वोत्तर में देखने को मिलता है,
पूर्वांचल हिमालय। तो उत्तरी पूर्वी राज्यों में उत्तर से दक्षिण तक आएंगे। इन पहाड़ियों को आप देख रहे हैं जिनका विस्तार है, इसको कहते हैं पूर्वोत्तर या फिर पूर्वांचल हिमालय। तो पूर्वांचल में पटकाई की पहाड़ियाँ हैं, नागा पहाड़ियाँ हैं, मीज़ो पहाड़ियाँ हैं, मणिपुर की पहाड़ियाँ हैं। तो पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी सारामती है जो नागा पहाड़ियों में है। ठीक है, ये ऑर्डर आप देख रहे हैं। तो उत्तर के अरुणाचल से लेकर दक्षिण में मिज़ोरम तक ये फैली हुई हैं। ये पहाड़ियाँ म्यांमार के साथ भारत की बाउंड्री को बनाती हैं एक तरीके से। पूर्वांचल विश्व के 36 जैव विविधता स्थल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक मानी जाती है। अब देखो, पूर्वांचल में मानसून पवनों द्वारा भारी वर्षा होती है और इसलिए यहाँ पर सदाबहार एवरग्रीन वेजिटेशन या एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी हाई मिलेगी आपको। पूर्वांचल में पटकाई की पहाड़ियाँ, बरेल रेंज, नागा हिल्स, लुशाई आदि आती हैं इसमें। चलिए आगे बात करते हैं। पूर्वांचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट दफा, और बराइल पहाड़ियाँ नागा पहाड़ियाँ और मणिपुर की पहाड़ियों को अलग करती हैं। मीजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है ब्लू माउंटेन। मीजो पहाड़ी को लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। अब देखो, इसमें ब्लू माउंटेन को फांगफुई चोटी के नाम से जानते हैं, और फांगफुई राष्ट्रीय उद्यान, फांगफुई नेशनल पार्क मिजोरम में स्थित है। मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी ब्लू माउंटेन है। नागालैंड की सारामती है। अब एक प्रश्न यहाँ से बनता है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन पर प्रश्न बनता है। तो हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को सिडनी बुराड ने दिया था। सिडनी बुराड एक भूगर्भ शास्त्री थे, और इनके द्वारा एक तरीके से जो रीजनल डिवीज़न है इसको हम देख सकते हैं कि कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, इसमें डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इनको देखते हैं क्या क्या है। जो हिमालय हैं तो इसमें देखो, इंडस रिवर और सतलुज रिवर के बीच का जो हिमालय है पंजाब हिमालय है। इसके अलावा सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच का जो हिमालय है कुमाऊं हिमालय है। काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच के हिमालय को हम नेपाल हिमालय कहते हैं, और तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है, तो इनके बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं। अब भारत के हम प्रायद्वीपीय प्रदेश के पर्वत और पहाड़ियों को देखें। इसमें काठियावाड़ की पहाड़ी, विंध्याचल की पहाड़ी, सतपुड़ा पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, नीलगिरी की पहाड़ी और बिलीगिरी रंगाना की पहाड़ी, अरावली पहाड़ी, इनको देख लेते हैं। ये पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं। अरावली पर्वत को अगर आप देखें, गुजरात, राजस्थान और दिल्ली तक इसका विस्तार मिलेगा आपको। इसके अलावा विंध्याचल पर्वत श्रेणी को आप देखेंगे, यहाँ से गुजरात से शुरू होकर के ये उत्तर प्रदेश के बॉर्डर और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर भी है, पूरी मध्य प्रदेश में भी है ये, इधर छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है। और यहाँ नीचे अगर आप देखेंगे तो इन जो पहाड़ी आप देख रही हैं, सतपुड़ा, ये ग्रीन कलर में सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं, ये भी छत्तीसगढ़ तक जाती हैं। और यहाँ पर ये मिलती हैं किससे, मैकाल की पहाड़ियों से। और यहाँ पर पश्चिमी घाट को देखिए, ये कहाँ से शुरू हो रही हैं, गुजरात से शुरू हो रही हैं, महाराष्ट्र में, गोवा में, केरल में और तमिलनाडु में। इधर आइए, ये हमारी पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ, ठीक, इसमें महेंद्रगिरी और अरमाकोंडा, नल्लामलाई, ठीक है, पालकोंडा, वेलीकोंडा, ये सब इधर मिलेंगी। चलिए एक एक करके इन पहाड़ियों की बात करते हैं। अरावली पर्वत की अगर हम बात करें, इसका निर्माण हुआ था प्रोटोजोइक एज में। ठीक है, अरावली पर्वत कहाँ है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा, दिल्ली। अरावली पर्वत मुख्य रूप से संगमरमर, नीस, शिस्ट जैसी रूपांतरित चट्टानों से बनी, इसमें अवसादी चट्टानें भी हैं। अरावली पर्वत का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में है। अरावली पर्वत गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार है। अरावली पर्वत विश्व के सबसे पुराने वलित पर्वत हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली विश्व की सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, रेजिडुअल माउंटेन सबसे पुरानी है। माउंट आबू पर स्थित जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। बनास, लूनी, साबरमती नदियां अरावली से निकलती हैं, और बनास नदी जो है चंबल नदी की सहायक नदी है। लूनी नदी एक अल्पकालिक नदी है जो कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, कभी भी कहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, ये सागर में विलीन नहीं होती है। अगली है काठियावाड़ की पहाड़ियाँ। तो इन पहाड़ियों में बरदा, मांडव, गिरनार पहाड़ियाँ आती हैं, और ये पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी कहाँ पर, गुजरात में। यहाँ की सर्वोच्च ऊंची चोटी गोरखनाथ है। ये पहाड़ियाँ जैन धार्मिक स्थलों के लिए प्रसिद्ध हैं। एशियाई शेर भी यहाँ पाए जाते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, और गोरखनाथ चोटी गुजरात की सबसे ऊंची चोटी भी है। काठियावाड़ प्रायद्वीप आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है, गुजरात में। विंध्याचल श्रेणी को देखिए, विंध्याचल रेंज हमने बात की थी, ये मध्य प्रदेश में, गुजरात से शुरू होकर मध्य प्रदेश तक आती हैं। तो ये विंध्याचल श्रेणी लाल बलुआ पत्थर चूने से बनी हुई है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तक ये फैली हुई हैं। विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना चोटी जो मध्य प्रदेश में आती है, 752 मीटर इसकी हाइट है। आगे चलेंगे, मध्य प्रदेश के दमोह में विंध्याचल का सर्वोच्च शिखर सद्भावना शिखर है। इसे कलुमार या
कालुम्बे पर्वत के रूप में भी जानते हैं। ये दमोह जिले के जो सिंगरामपुर के पास स्थित है। कौन सी राज्य में विंध्य पर्वतमाला स्थित नहीं है? राजस्थान में नहीं है। दक्षिण में केंद्रीय पर्वतीय भाग और उत्तर में पश्चिम अरावली पर्वतमाला की सीमा से घिरा हुआ है, तो ये विंध्याचल है पर्वत। इनके यहाँ नाम ध्यान रखिएगा आप लोग। विंध्याचल श्रेणी में बहुत सी पहाड़ियाँ और पठार हैं। जैसे गुजरात में विंध्याचल श्रेणी का जो विस्तार है इसको जोबत की पहाड़ी के नाम से जानते हैं। विंध्याचल श्रेणी को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं, या इनकी चोटियों का एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, मतलब पहाड़ी का एक्सटेंशन। राजस्थान में इसको मुकुंदरा हिल्स कहते हैं, पश्चिम मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में विंध्याचल कहते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में इसको भारनेर कहते हैं, बिहार में इसको कैमूर की पहाड़ियाँ कहते हैं। अमरकंटक के पास विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमालाओं को जोड़ने वाली छोटी पहाड़ी है मैकाल की पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी मध्य प्रदेश मध्य भारत में एक पर्वत श्रृंखला है जो कैमूर पहाड़ी का ही एक जो है भाग। फिर है सतपुड़ा पहाड़ी, ये 7 ब्लॉक पर्वतों की एक श्रृंखला है। सत का मतलब होता है 7, पुड़ का मतलब होता है पर्वत। तो इसमें अगर आप देखें पूर्वी गुजरात में महाराष्ट्र मध्य प्रदेश की सीमा में है, छत्तीसगढ़ के पूर्व तक ये इसका विस्तार है। तो सतपुड़ा में राजपीपला पहाड़ी, गाविलगढ़, महादेव पहाड़ी, मैकाल पहाड़ियाँ आती हैं। और सतपुड़ा पहाड़ी भारत के प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में स्थित है, विंध्य पर्वतमाला के दक्षिण में स्थित है। नर्मदा और तापी नदियों के बीच पूर्व पश्चिम की दिशा की ओर ये फैला है। तो श्रृंखला का नाम 7 फोल्ड्स है ये। इसमें भी देखें गुजरात में सतपुड़ा पहाड़ी को राजपीपला की पहाड़ी कहते हैं, मध्य प्रदेश में महाद्वीप की पहाड़ी कहते हैं, पूर्वी मध्य प्रदेश में मैकाल की पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में इसको मैकाल की पहाड़ी कहते हैं। इसके अलावा सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, ये कौन सी है? धूपगढ़ की चोटी है। पश्चिमी घाट के बारे में बात करते हैं तो पश्चिमी घाट एक कॉन्टिन्यूअस पर्वत श्रृंखला है, इसको सह्याद्री भी कहते हैं। ये गुजरात से कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर की दूरी में ये फैली हुई है। अभी इसका देखा हमने 6 राज्यों में है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट का विस्तार जो है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल में है। पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तो तीव्र है और पूर्वी ढाल इसका मंद है। पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर मानसून पवनों के द्वारा वर्षा होती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। तो यहाँ जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल यहाँ पर आप विश्व के 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट में शामिल है पश्चिमी घाट। तो भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपको पश्चिमी घाट में मिलेगी। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। सही है। महेंद्रगिरी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, गलत है ये। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट से ऊंचे हैं, ये ठीक है। अब देखो इसको अगर आप देखेंगे पश्चिमी घाट को इसको प्रादेशिक आधार पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। ठीक है, 3 सह्याद्रियों में इसको डिवाइड किया जाता है। उत्तरी सह्याद्री 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा तापी नदी घाटी के बीच में स्थित है और ये गुजरात और महाराष्ट्र में स्थित है। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है और इस भाग की दूसरी सबसे ऊंची चोटी सलेर है। आगे देखेंगे, देखिए निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से जानते हैं? पश्चिमी घाट में है ये। ठीक है, पश्चिमी घाट। सह्याद्री कहाँ से कहाँ तक दक्षिणतम भाग में फैले हुए? गुजरात में। इसके बाद मध्य सह्याद्री 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से नीलगिरी पहाड़ियों के बीच में स्थित है। गोवा कर्नाटक वाला क्षेत्र है। कर्नाटक में जो मलनाद है, कर्नाटक में पश्चिमी घाट को कर्नाटक में मलनाद के नाम से जानते हैं। कर्नाटक की सर्वोच्च जो मुल्यानगिरी है इसी भाग में स्थित है, जहाँ पर लौह अयस्क के भंडार मिलते हैं। इसी भाग में बाबा बुदान की पहाड़ी कॉफ़ी के लिए फेमस है। दक्षिणी सह्याद्री नीलगिरी पहाड़ियों से कन्याकुमारी तक फैले हुए हैं। ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में फैले हुए हैं। 3 प्रमुख चोटी इनकी अन्नामलाई, कार्डमम और पालनी पहाड़ियाँ हैं। यहाँ पर देखो पहले ये है कर्नाटक और ये है तमिलनाडु, ये है केरल। तो यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ियाँ आप देखेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की जो पहाड़ियाँ हैं इनके मिलन बिंदु पर हैं। इसके नीचे ये अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इसके नीचे अनाईमुडी हैं और उसके नीचे इलायची की पहाड़ी, रसमलाई और नागरकोइल सबसे निचली, ये सबसे दक्षिणतम पहाड़ियाँ हैं। इसमें अनाईमुडी केरल में पश्चिमी घाट की सबसे ऊँची चोटी है। प्रायद्वीपीय पठार की भी सबसे ऊँची चोटी, दक्षिण भारत की भी सबसे ऊँची चोटी है ये। अन्नामलाई की पहाड़ी देखिए, अन्नामलाई की पहाड़ियों में दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित है, अनाईमुडी है। ठीक, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है और ये अन्नामलाई की पहाड़ियों में है। तो इसमें कई नाम से प्रश्न आते हैं। इसकी चोटी की ऊंचाई 2695 मीटर है। केरल की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी मीसापुलीमाला है। कार्डमम या इलायची की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट की दक्षिणी पर्वत की श्रृंखला में स्थित हैं और ये दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और दक्षिण पूर्व केरल में फैली हुई हैं। तो ये मसालों की खेती के लिए प्रमुख है और इलायची की खेती यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट खेती है। इन पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी जो है अगस्ता मलाई है। आपसे पूछता है कि इलायची की पहाड़ियाँ किसकी सीमा पर स्थित है? केरल, तमिलनाडु की सीमा पर ये स्थित। पालनी पहाड़ी या
पालानी या पलनी पहाड़ी जो है अन्नामलाई के पूर्व में तमिलनाडु में ये पहाड़ियाँ स्थित हैं। इन पहाड़ियों को तमिलनाडु का प्रसिद्ध स्थल जो है कोडाईकनाल स्थित है यहाँ पर। तो कोडाईकनाल दक्षिण भारत में बहुत लोकप्रिय हिल स्टेशन में से एक है। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर राजकुमारी, तो इसे लोकप्रिय रूप में पहाड़ी पर्यटन स्थलों की राजकुमारी भी कहते हैं। डैश कौन जो पलानी पहाड़ियों में स्थित एक पर्यटन स्थल है, कोडाईकनाल है इसमें। चलो लास्ट में डिस्कस करेंगे पूर्वी घाट। तो ये प्राचीन वलित पर्वत हैं जो महानदी जो कि उड़ीसा से निकलती हैं और उड़ीसा से जो है नीलगिरी पहाड़ी तक विस्तृत है। पूर्वी घाट 4 राज्यों में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पूर्वी घाट की लंबाई 430 किलोमीटर माही नदी से गोदावरी नदी तक है और ये गोदावरी के दक्षिण में यह अपरदित भी मिलता है। जिंदागढ़ चोटी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। अरमाकोंडा पूर्वी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अरमाकोंडा चोटी को सीतम्मा चोटी या विशाखापट्टनम चोटी के नाम से भी जानते हैं। जो सेचालम पहाड़ियाँ हैं ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, लाल चंदन के वृक्ष के लिए फेमस है। सेचालम पहाड़ियाँ एक जैव आरक्षित क्षेत्र भी हैं। आंध्र प्रदेश की जो पहाड़ियाँ कौन कौन सी है, नल्लामाला पहाड़ी, वेलिकोंडा पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी, नागरी पहाड़ी, सेचालम पहाड़ी, एरामल्ला पहाड़ियाँ। इनमें से तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं, देखिए नॉर्थ से शुरू करके मेलागिरी पहाड़ी, थालामलाई पहाड़ी, चावड़ी पहाड़ी, शेवरॉय पहाड़ी, पंचमलाई पहाड़ी और सिक्किम मलाई पहाड़ी। तो पूर्वी घाट अगर आप देखें पहाड़ों के साथ एक असंतत, डिसकॉन्टिन्यूअस है। बीच में आप देखेंगे जैसे ये पहाड़ी है, फिर यहाँ बीच में आपको देखो नदियों ने अपरदित किया है इसको, इस तरह से बीच बीच में कटी फटी मिलेगी आपको ये। तो ये भारत की 4 प्रमुख नदियाँ गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी द्वारा नष्ट और कट गई है। कुछ श्रेणियों में शेवरॉय पहाड़ी, जावरी पहाड़ी, पालकोंडा रेंज, नल्लामल्ला पहाड़ी आदि भी इसमें शामिल हैं। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पूछता है आपसे 600 से लेकर के 610 मीटर इसकी हाइट है। नीलगिरी पहाड़ी के बारे में जान लेते हैं। नीलगिरी पहाड़ियाँ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में स्थित हैं। इसके अलावा नीलगिरी पहाड़ियों में पश्चिमी और पूर्वी घाट आकर के मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है जो 2637 मीटर है। एनसीईआरटी के अनुसार डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और नीलगिरी पहाड़ियों की दूसरी सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये है कोलारी बेटा। तो नीलगिरी पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। ये पश्चिमी घाट का हिस्सा है। पश्चिमी घाट स्थानीय रूप से अलग अलग नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ। नीलगिरी पहाड़ियों को नीलगिरी क्यों कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, एक नील कुरंजी फूल है। केरल के इडुक्की में जो कालीपारा पहाड़ियों पर एक विशाल क्षेत्र है। तो नील कुरंजी जो फूल है, चलिए इसके बारे में अगर हम बात करें, नील यहाँ पर देखिए नील कुरंजी फूल है केरल के इडुक्की में जो कालीपारा पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसी क्षेत्र में नील कुरंजी के फूल पाए जाते हैं। अब ये नीले रंग के होते हैं इस प्रकार के, ठीक है। तो जब ये अगर आप देखेंगे जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो हल्का नीला रंग, बैंगनी नीले रंग के ये दिखाई देते हैं और इसके आधार पर ही नीलगिरी पर्वत का नाम पड़ा है इस फूल के। तो नील कुरंजी फूल के नाम पर ही है नीलगिरी पहाड़ का नाम। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपसे पूछ सकता है, तो कुथियाना स्ट्रेबिलेंथिस। यहाँ पर देखिए कर्नाटक का जो मंडलपट्टी पर्वत है जो समाचारों में रहा, ये नीले फूलों से हरा भरा है जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं। पुष्प का नाम बताइए। तो ये नील कुरंजी। किस राज्य में मंडलपट्टी की पहाड़ियों में 12 वर्षों में एक बार खिलने वाले नील कुरंजी फूल एक बार खिल पाए थे, तो ये कर्नाटक। तो यहाँ पर ये प्रश्न ऐसे पूछे हुए हैं। नेक्स्ट है बिलीगिरी रंगाना पहाड़ियाँ। तो ये पहाड़ियाँ दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटक के चामराजनगर में हैं और दक्षिण भारत में तमिलनाडु की सीमा पर हैं ये। चलिए अंतिम प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के त्रि जंक्शन पर स्थित है, पश्चिमी घाट का भी भाग है। तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं जो 3 के ट्राई जंक्शन पर ये स्थित है। चलिए ये क्लास आप जो है इसको देख लीजिए, ये पसंद आया, इसका दूसरा भाग हम लेकर के आएंगे। तो यदि आप इसको पसंद करते हैं, इस पर रिस्पॉन्स ठीक है, तो आपका रिवीजन हम अगले चैप्टर्स का अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।